हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। रूम्स एक्सपेक्टेंसी थ्योरी पढ़ेंगे आज। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी मतलब कि रूम ने क्या किया था कि जो पुरानी जितनी भी थ्योरीज थी उससे बिल्कुल ही अलग एक थ्योरी बनाई थी जिसमें कॉग्निटिव प्रोसेसिंग का रोल ज़्यादा था। मतलब कि एम्प्लॉय की नीड परसेप्शन के ऊपर फोकस ज़्यादा किया था इन्होंने। और इनकी थ्योरी और एक पोर्टर एंड लॉयर्स की थ्योरी बहुत ज़्यादा जो है वो आज के टाइम पे यूज़ करी जाती है ऑर्गेनाइजेशंस में मोटिवेशन के लिए, एम्प्लॉय मोटिवेशन के लिए। तो व्रूम जो थे वो किससे इंस्पायर हुए थे? वो लुइन और टॉलमैन से बहुत इंस्पायर्ड थे। और ये भी व्रूम का भी यही मानना था कि जो ह्यूमन बिहेवियर है वो एक इंट्रैक्शन का रिजल्ट होता है। एम्प्लॉय की और उसके एनवायरनमेंट की आपस में जो इंट्रैक्शन होती है उसका रिजल्ट होता है उसका बिहेवियर। जैसे कि हमने ये कर्ट लुइन की जो ये फॉर्मूला पढ़ा था, B=F, दैट इज फंक्शन ऑफ पर्सन एंड एनवायरनमेंट। तो व्रूम का भी यही मानना था कि इंडिविजुअल द बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इज द रिजल्ट ऑफ एक्टिव इंटरेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल करेक्टरिस्टिक्स। मतलब कि एक इंडिविजुअल की करेक्टरिस्टिक्स जैसे कि उसकी पर्सनालिटी ट्रेट्स, उसके नीड, एटीट्यूड, वैल्यूज एंड दी परसीव्ड एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट यहाँ पे वर्क एनवायरनमेंट के बारे में बात हो रही है, यानी कि उसकी जॉब रिक्वायरमेंट हो गया, रोल क्लैरिटी हो गया, सुपरविजर स्टाइल हो गया, वर्क कल्चर हो गया। तो मतलब ये कह रहे हैं कि यहाँ पे जो व्रूम कहना ये चाह रहे हैं कि जो एम्प्लॉय का वर्क बिहेवियर है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है कि उसके करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, अपने खुद की पर्सनालिटी वगैरह कैसी है, क्या एटीट्यूड्स हैं, क्या वैल्यूज़ हैं, प्लस वर्क में सिचुएशनल फैक्टर्स कैसे हैं। तो इस चीज़ पर डिपेंड होके इन्होंने अपनी थ्योरी बनाई थी। Vroom in 1964 forwarded his theory in which he reasoned that motivation is the result of three kind of cognition. जैसे मैंने बताया कि व्रूम ने कॉग्निटिव प्रोसेसेस के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है, लोगों की परसेप्शन के ऊपर ज़्यादा फोकस किया हुआ है। तो ये कहते हैं कि तीन वो है मोटिवेशन जो है तीन रीजंस की वजह से होती है। पहला तो एक्सपेक्टेंसी है, द बिलीफ दैट वंस एफर्ट विल रिजल्ट इन परफॉर्मेंस। मतलब अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस जो है वो बेटर हो जाएगी। हम सबको ये एक्सपेक्टेंसी होती है अपने परफॉर्मेंस पे कि अगर हम एफर्ट लगाएंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो जाएगी। तो हर किसी के अंदर ये परसेप्शन होती है, एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि अगर वो किसी चीज़ के ऊपर मेहनत करेंगे तो वो अपनी परफॉर्मेंस को बेटर कर सकते हैं। दूसरा है इंस्ट्रूमेंटैलिटी, द बिलीव दैट परफॉर्मेंस विल बी रिवॉर्डेड। उसके बाद वो ये सोचते हैं कि अगर हम परफॉर्मेंस दिखाते हैं, सपोज हम बहुत एफर्ट लगा के अपनी परफॉर्मेंस दिखा भी देते हैं, तो क्या हमें उसका रिवॉर्ड मिलेगा? ये भी एक एक्सपेक्टेंसी ही होती है एक तरीके से लोगों की कि हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए। अगर हम परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं तो हमें रिवॉर्ड मिलना चाहिए और मिलेगा भी। और थर्ड होती है वैल्यू, द परसीव्ड वैल्यू ऑफ द रिवॉर्ड्स टू द एम्प्लॉय। अब यहाँ पे आ जाती है सारी बात कि जो रिवॉर्ड मिलेगा उसकी वैल्यू एम्प्लॉय के लिए कितनी बड़ी है। अगर सैलरी इंक्रीज हो रही है तो वो एक्चुअली क्या वो एम्प्लॉय चाहता है कि उसकी सैलरी इंक्रीज हो, या उसको पोजीशन इंक्रीज चाहिए, या उसको कुछ और चाहिए, पावर में चाहिए, इंक्रीज चाहिए। मतलब डिपेंड करता है कि जो भी उसे रिवॉर्ड मिल रहा है क्या उसके लिए उसकी वैल्यू है एक्चुअली में या नहीं है। कई बार क्या होता है कि किसी एम्प्लॉय को प्रमोशन के साथ साथ ट्रांसफर भी मिल जाती है, तो उस एम्प्लॉय के लिए वो रिवॉर्ड बिल्कुल ही यूजलेस हो जाता है। तो ऐसा रिवॉर्ड किसी को नहीं चाहिए होता। तो वैल्यू पे सारा कुछ आ जाता है घूम फिर के कि जो भी हमें रिवॉर्ड मिलेगा वो उसकी वैल्यू हमारे लिए कितनी होगी। तो अगर रिवॉर्ड हमें लगता है कि हमारे लिए बहुत वैल्यूएबल है तो हम उसी के बेस पे परफॉर्मेंस भी दिखाते हैं और एफर्ट भी लगाते हैं। अगर हमें लगता है कि जो रिवॉर्ड हमें मिलेगा उसकी कोई वैल्यू हमारे लिए नहीं है उस टाइम पे, तो जो लोग हैं वो ना तो परफॉर्मेंस दिखाते हैं ना एफर्ट लगाते हैं। दिस थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। इसका इन्होंने एग्जाम्पल देके समझाया हुआ है। सपोज हरी इज अ वर्कर इन पावर प्लांट। तो हरी एक वर्कर है जो पावर प्लांट में काम करता है। Before doing a task, he thinks whether his efforts will lead to performance. If he doesn't have the skills to perform, the role of the organization doesn't give him sufficient autonomy. तो हरी जो है वो ये सोच रहा है कि अगर वो एफर्ट लगाएगा तो क्या उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा दिखेगी उसकी कंपनी वालों को, और अगर बाई चांस उसके अंदर स्किल्स ही नहीं है परफॉर्म करने के तो ऑर्गेनाइजेशन उसको इतनी ऑटोनॉमी नहीं देगी, तो उसकी एक्सपेक्टेंसी भी लो रहेगी। लेकिन अगर उसके अंदर स्किल है और वो अच्छा परफॉर्म कर सकता है तो वो परफॉर्म करने से पहले बहुत चीज़ें सोचेगा। वो ये सोचेगा कि वाई शुड आई परफॉर्म, मैं परफॉर्म क्यों करूं, विल आई गेट रिवॉर्डेड, क्या मुझे रिवॉर्ड मिलेगा उस चीज़ का।
हाउ इंस्ट्रूमेंटल इज माई परफॉर्मेंस इन गेटिंग रिवॉर्ड्स, मतलब मेरी परफॉर्मेंस से मुझे किस तरह का रिवॉर्ड मिल सकता है, क्या मेरी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी होगी जिससे मुझे कोई रिवॉर्ड मिलेगा। Suppose for that kind of performance the company policy states that Hari will get bonus। अब यहाँ पे ये सपोज एक अज्यूम कर रहे हैं कि सपोज उस कंपनी की पॉलिसी है कि अगर वो पर्टिकुलर एक टाइप की परफॉर्मेंस दिखाता है तो उसको एक रिवॉर्ड जो मिल सकता है वो बोनस मिल सकता है, दूसरा रिवॉर्ड उसको हेल्थ इंश्योरेंस मिल सकता है, और तीसरा रिवॉर्ड उसको मिल सकता है ग्रेटर वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ पे 3 अलग अलग टाइप के रिवॉर्ड हैं और इसकी जो वैल्यू है वो इन्होंने वेरी करी है +1 से लेके -1 तक। +1 का मतलब है परफॉर्मेंस इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द रिवॉर्ड, मतलब अगर किसी की परफॉर्मेंस अच्छी है और मतलब परफॉर्मेंस ज़रूरी है उस रिवॉर्ड को लेने के लिए, तो अगर कोई परफॉर्म करेगा तो ही उसे वो रिवॉर्ड मिलेगा, दैट इज +1। -1 अब यहाँ पे हरी क्या कह रहे हैं, हरी वोंट गेट बोनस विदाउट परफॉर्मिंग, मतलब कि बोनस की अगर इंस्ट्रूमेंटलिटी +1 है दैट मीन्स उसको परफॉर्म करना पड़ेगा बोनस लेने के लिए, अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो बोनस नहीं मिलेगा। -1 का क्या मतलब है, negative instrumentality means the performance may in fact hamper the attainment of reward, मतलब कि अगर परफॉर्मेंस नहीं होगी तो कोई रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। so suppose a worker wants healthy benefit but will lose it if he gets transferred to another department, द इंस्ट्रूमेंटैलिटी इज नेगेटिव, मतलब अगर कोई वर्कर है जिसको हेल्थ बेनिफिट वाला रिवॉर्ड चाहिए बट अगर उसकी ट्रांसफ़र हो जाती है दूसरे डिपार्टमेंट में तो उसे वो रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे +1 का मतलब है परफॉर्मेंस के बेस पे कोई रिवॉर्ड मिल रहा है और -1 का मतलब है कि परफॉर्मेंस के बेस पे जो रिवॉर्ड नहीं मिल रहा है कोई, तो +1 -1 दो इन्होंने वैल्यूज दे दी हैं। ऑल्सो इम्पॉर्टेंट हेयर इज द वैल्यू दैट हरी अटैचेस टू द रिवॉर्ड। अब यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है कि हरी के लिए वो तीनों जो रिवॉर्ड थे 1, 2 और 3 तीनों रिवॉर्ड में से कौन सा रिवॉर्ड उसके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। वो 3 रिवॉर्ड क्या थे, पहला बोनस था, दूसरा था हेल्थ इंश्योरेंस, तीसरा ग्रेट वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हरी के लिए कौन सी चीज़ ज़्यादा वैल्यूएबल है, इफ़ हरी डजेंट वैल्यू हेल्थ इंश्योरेंस, मतलब मान लो उसके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस है उसको नहीं चाहिए, तो रिवॉर्ड नंबर 2 तो उसके लिए बिल्कुल ही इनवैल्यूएबल हो गया, उसको रिवॉर्ड नंबर 2 में कोई इंटरेस्ट नहीं है। इफ़ ही फियर्स दैट इज बेटर परफॉर्मेंस विल इंक्रीज इज वर्कलोड, अच्छा रिवॉर्ड नंबर 3 का मतलब क्या है कि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ा देंगे, तो उसके अंदर ये अगर उसके अंदर ये डर है कि वो ज़्यादा अच्छा काम करेगा तो उसका वर्कलोड और बढ़ जाएगा, तो वो एक तरीके से नेगेटिव हो गया उसके लिए। नेगेटिव मतलब -1 में चला गया कि वो परफॉर्म करेगा तो उसका जो वर्कलोड है और बढ़ जाएगा। मैनी वर्कर्स इन अ स्टील कंपनी आई वर्कड इन फियर दैट इफ दे डिड समथिंग इन फ्रंट ऑफ द मैनेजर दे मे बी कॉल्ड अगेन। अब यहाँ पे ये अपना एग्जाम्पल होता बता रहे हैं कि जहाँ पे ये काम करते थे वहाँ पे स्टील कंपनी में काफ़ी सारे वर्कर्स ऐसे होते थे जो ये मानते थे कि अगर वो ज़्यादा काम करके दिखाएंगे मैनेजर के सामने तो उनको और काम मिलेगा। तो यही चीज़ होती है जब लोग पहले तो ना वैल्यू जो उसके साथ जुड़ी हुई है उनके रिवॉर्ड के साथ पहले उस चीज़ के बारे में सोचते हैं, फिर वो अपनी परफॉर्मेंस के बारे में सोचते हैं, फिर वो एफर्ट लगाते हैं, तो इस तरीके से काम होता है। और काम ना करने का भी यही रीज़न होता है कि अगर उनको वो रिवॉर्ड ही नहीं चाहिए, मतलब उनके लिए उस रिवॉर्ड की वैल्यू -1 है तो वो उनको नहीं चाहिए होता। तो यहाँ पे जो इन्होंने एक इक्वेशन के फॉर्म में ये दिखाया हुआ है कि जो हरी की जो परफॉर्मेंस को लेके परसेप्शन होगी वो क्या होगी, तो P क्या है, परसेप्शन है, R है रिवॉर्ड, मतलब रिवॉर्ड को लेके हरी की क्या परसेप्शन है, इट इज़ अ सम टोटल ऑफ, ये जो समेशन मार्क आपको दिख रहा है ये टोटल दिखा रहा है, सम टोटल ऑफ I K एंड V K। तो यहाँ पे जो I है जो V है उसका ये मतलब है, यहाँ पे देखो आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा आई और वी दिया हुआ है, तो जैसे ये ई है जो ये इसकी एक्सपेक्टेंसी है, यहाँ उसकी एक्सपेक्टेशंस है हरी की, ये उसकी इनिशियल स्टेट है जहाँ वो सोच रहा है परफॉर्मेंस करने से क्या होगा आगे, तो उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, अगर वो परफॉर्म करेगा तो एक रिवॉर्ड मिलेगा जिसको V1 लिखा हुआ है, यानी कि जो पहला रिवॉर्ड है बोनस, या फिर
V2 मिलेगा या V3 मिलेगा, मतलब I परफॉर्मेंस है और V रिवॉर्ड है। तो मतलब उसकी जो परसेप्शन है रिवॉर्ड को लेके वो क्या है कि वो किस तरीके से वो परफॉर्म करेगा और उसे उसके बदले में क्या रिवॉर्ड मिलेगा। तो ऐसे इन्होंने एक्सपेक्टेंसी की वो निकाली हुई है इक्वेशन। हरीज बिलीव दैट एफर्ट विल लीड टू सेट परफॉर्मेंस, मतलब वो एफर्ट लगाएगा तो परफॉर्मेंस होगी। देयर में बी मैनी एफर्ट्स एंड मैनी डिफरेंट परफॉर्मेंसेस, हेंस द पर्टिकुलर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड ई। तो यहाँ पे इन्होंने ई क्या है, एक्सपेक्टेंसी क्या है इसकी, हरी की क्या एक्सपेक्टेंसी है कि वो कोई भी परफॉर्मेंस वो करेगा, ई यानी कि कोई पर्टिकुलर परफॉर्मेंस हो गई। इजी वो क्या है, उसको मल्टीप्लाई किया हुआ है इन्होंने उसकी परफॉर्मेंस और उसके रिवॉर्ड के साथ। मतलब कि वो ये मानता है कि जो भी वो जिस तरीके से वो परफॉर्म करेगा उस तरीके का उसको रिवॉर्ड मिलेगा। तो ये एक्सपेक्टेंसी को इस इक्वेशन में इन्होंने बना के समझाया हुआ है कि वो जैसे परफॉर्म करेगा उसको उस तरह का रिवॉर्ड मिलेगा। हिज टोटल एक्सपेक्टेंसी फ्रॉम डिफरेंट वर्क चैलेंजेस, और ये एक्सपेक्टेंसी टोटल किया हुआ है यहाँ पे, मतलब वो अलग अलग टोटल मतलब कितनी परफॉर्मेंस कितनी भी हो सकती है यहाँ पे। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पे के लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे एक हो सकती है परफॉर्मेंस, दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, पांच हो सकती है। तो अलग अलग परफॉर्मेंस किस जैसे यहाँ 1 होगा तो उसके साथ 1 और 1 आ जाएगा, 2 होगा तो 2 और 2 आ जाएगा, 3 ऐसे। तो जो परफॉर्मेंस करेगा उसके हिसाब से उसको क्या रिवॉर्ड मिलेगा और उसकी वैल्यू उसके लिए क्या है, V इज वैल्यू। तो डिपेंडिंग ऑन द परफॉर्मेंस उसको क्या रिवॉर्ड मिल रहा है और उस रिवॉर्ड की उसके लिए क्या वैल्यू है, ये यहाँ पे इन्होंने एक्सपेक्टेंसी इक्वेशन में आपको समझाने की कोशिश की है। तो दिस इज एक्सपेक्टेंसी थ्योरी। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी हैज इंपॉर्टेंट इम्प्लीकेशंस फॉर द इंडस्ट्री। इंडस्ट्री में इसको किस तरीके से देखा जाता है जब एक्चुअली में यूज़ करा जाता है, इस थ्योरी को अप्लाई किया जाता है। मोटिवेशन इज नॉट डायरेक्टली लिंक टू द जॉब परफॉर्मेंस, द कॉजल लिंक इजंट डायरेक्ट, रेदर देयर आर पर्सनैलिटी फैक्टर्स, स्किल्स, एबिलिटीज, वैल्यूज दैट अफेक्ट द जॉब परफॉर्मेंस। मतलब जो मोटिवेशन होती है काम करने की वो डायरेक्टली जॉब परफॉर्मेंस से लिंक्ड नहीं है, उसके पीछे पर्सनालिटी फैक्टर्स होते हैं, उस पर्सन के स्किल्स, एबिलिटीज़, उसकी वैल्यूज़, वो सब चीज़ें जो हैं वो डायरेक्टली जॉब परफॉर्मेंस को अफेक्ट करती हैं, जो हमने ऑलरेडी एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में देख लिया है। ये इन्होंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली भी सिखाया हुआ है, बट ये हम बाद में देखेंगे क्योंकि इसमें पोर्टर एंड लॉयर के बारे में भी बात करिए, तो इसको हम बाद में देखेंगे। सेकंड पॉइंट ये कह रहे हैं द इंडिविजुअल नीड्स टू बी गिवन एम्पल अपॉर्चुनिटीज टू कैरी आउट द जॉब। मतलब किसी भी इंडिविजुअल को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए किसी भी जॉब को कैरी आउट करने के लिए, काम करने के लिए किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। शी वॉन्ट पुट एन एफर्ट इफ शी लैक्स एबिलिटी और इफ देर इज एन नो ऑर्गेनाइजेशनल सपोर्ट। तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट नहीं करेगा या फिर उसके अंदर खुद के अंदर एबिलिटी नहीं होगी, कोई भी एफर्ट नहीं लगाएगा। क्लैरिटी ऑफ रोल भी होना बहुत ज़रूरी है परफॉर्मेंस के लिए कि करना क्या है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए काम में। इट इज़ नॉट इंस्ट्रूमेंटैलिटी ऑफ द आउटकम इन गेटिंग रिवॉर्ड बट द परसीव्ड इंस्ट्रूमेंट। मतलब क्या रिवॉर्ड मिलने वाला है उस पर डिपेंड नहीं करता, लेकिन उस रिवॉर्ड को वो कैसे परसीव कर रहे हैं, उस रिवॉर्ड को वो किस तरीके से वैल्यू दे रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। इसीलिए कंपनी की पॉलिसी क्लियर होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए परफॉर्मेंस अप्रेजल में। चौथी चीज है बिफोर रिवॉर्डिंग एन एम्प्लॉय HR मस्ट असर्टेन व्हाट वैल्यू एम्प्लॉय अटैचेस टू द रिवॉर्ड। मतलब HR को रिवॉर्ड देने से पहले HR डिपार्टमेंट को ये देख लेना चाहिए कि जो रिवॉर्ड वो दे रहे हैं एम्प्लॉयज़ को वैल्यू कितनी है उसकी, एम्प्लॉयज़ उस रिवॉर्ड को कितनी वैल्यू देते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी पर्सनालिटी ट्रेड्स कैसे हैं, एटीट्यूड, कॉग्निशन कैसा है। और ये सब समझने के लिए HR डिपार्टमेंट को क्या करना पड़ता है, एटीट्यूड टेस्ट और अलग अलग टाइप के टेस्ट करने पड़ते हैं। तो इस तरीके से व्रूम की जो थ्योरी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी, उसको काफ़ी उसकी एप्लीकेशन बहुत है आजकल के टाइम पे इंडस्ट्रीज़ में। फिर आती है पोर्टर एंड लॉयर्स की थ्योरी। दे हैव एक्सपैंडेड एंड री इंटरप्रेटेड द एक्सपेक्ट, मतलब इन्होंने क्या किया है, व्रूम की ही थ्योरी को थोड़ा सा और एक्सपैंड करके दोबारा से इंटरप्रेट करने की कोशिश की है। और ये जो डायग्राम अभी हम यहाँ देख रहे थे वो इन्होंने ही उसी थ्योरी को एक्सपैंड किया हुआ है। मतलब कि एफर्ट यहाँ पे दिखाया हुआ है प्लस उसके साथ साथ एक्सपेक्टेंसी भी है और उसकी एबिलिटीज़ और एनवायरनमेंट, पर्सन की एबिलिटीज़ और उसका एनवायरनमेंट भी है, दोनों चीज़ें हो गई।
ये रूम की एक्सपेक्टेंसी हो गई, ये कर्ट लुईन की पर्सन और एनवायरनमेंट वाली चीज़ हो गई, और साथ में एफर्ट भी है। तीनों चीज़ें मिलके क्या बनाते हैं? परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के साथ फिर इंस्ट्रूमेंटैलिटी देखी जाती है रिवॉर्ड की, और उसका जॉब डिज़ाइन, कंपनी का ऑर्गेनाइजेशन पॉलिसी, ये सारी चीज़ें होती हैं, उसके बेस पे रिवॉर्ड मिलता है। उस रिवॉर्ड का क्या है आउटकम, मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, वैलेंस मतलब कितनी वैल्यू देते हैं उस रिवॉर्ड को। एक्सट्रिंसिक आउटकम है रिवॉर्ड है या इंट्रिंसिक आउटकम है? एक्सट्रिंसिक मतलब कोई बाहर से कोई चीज़ आपको जो देता है जिससे आप मोटिवेट होते हो, या इंट्रिंसिक मतलब अंदर से आपको मोटिवेशन मिलती है। अब जैसे सैलरी एक एक्सट्रिंसिक में आ जाता है, और आपको कोई अगर आपकी प्रमोशन होती है, आपकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने से आपको खुशी होती है, तो वो इंट्रिंसिक में आ जाता है। तो दोनों में से किस चीज़ से आपको सेटिस्फैक्शन मिल रही है? परसीव्ड इक्विटी ऑफ आउटकम एंड रिवॉर्ड। तो ये इन्होंने थोड़ा सा उसी मॉडल को एक्सपैंड करा है, जिसके बारे में अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे। तो पॉटर एंड लॉलर ने क्या चीज़ ऐड करी है एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में? पहली चीज़ ये बोल रहे हैं कि परफॉर्मेंस किस चीज़ पर डिपेंड करती है? एबिलिटीज, ट्रेड्स, रोल परसेप्शन, इन सब चीज़ों पे। जो रूम ने भी बोला था कि पर्सन के अपने ट्रेड्स वगैरह बहुत ज़रूरी होते हैं। रोल परसेप्शन का भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इन्होंने बताया है कि एक कॉन्सेप्ट आता है। रोल परसेप्शन रेफर्स टू द क्लैरिटी ऑफ जॉब डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी भी एम्प्लॉय को क्या करना है उसकी जॉब में, वो रोल उसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। अगर क्लैरिटी नहीं होती है तो एफर्ट नहीं लगाते हैं लोग, क्योंकि उन्हें लगता है कि ये मेरा काम नहीं है। दिस मॉडल आर्ग्यूज दैट परफॉर्मेंस लीड्स टू बोथ एक्सट्रिंसिक एंड इंट्रिंसिक आउटकम। मतलब ये मॉडल ये कह रहा है कि परफॉर्मेंस से एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं, इंट्रिंसिक रिवॉर्ड भी मिल सकते हैं। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड डिपेंड्स ऑन अदर फैक्टर्स लाइक वैलेंस, इक्विटी, परसेप्शन, रिलेशन बिटवीन परफॉर्मेंस एंड इंट्री। मतलब एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड बहुत चीज़ों पे डिपेंड करते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी है, लेकिन इंट्रिंसिक रिवॉर्ड क्या होता है? जो हमें अंदर से मोटिवेट करता है। जैसे अगर कोई चाहता है कि उसको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाए, तो वो उसके लिए इंट्रिंसिक रिवॉर्ड हो जाएगा। उससे उसकी जो है एक्सट्रिंसिक वैल्यू कोई नहीं डिपेंड करेगा वो। दिस थ्योरी ऑल्सो ट्राइज टू इनकॉर्पोरेट एडम्स इक्विटी मॉडल। अब ये एडम्स इक्विटी मॉडल हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। It states that extent to which extrinsic reward will lead to satisfaction depends on the perceived equity of reward. That is the extent to which the output to effort ratio of the employee is equal to that of the others. मतलब लोग दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं कि उनका आउटपुट और उनके एफर्ट की जो वैल्यू है वो कितनी, दूसरों को कितनी, मतलब हम लोग जैसे कंपनी में एक साथ काम करते हैं तो लोग एक दूसरे को देखते हैं ना कि वो कितना काम कर रहा है, उसके बदले में कितना बेनिफिट उसे मिल रहा है। तो दूसरों के साथ हमेशा कंपेयर करा जाता है। एक्सट्रिंसिक रिवॉर्ड को हमेशा ये देखा जाता है कि मेरे एफर्ट पे मुझे कितना रिवॉर्ड मिल रहा है और दूसरे के एफर्ट पे दूसरा कितना मिल रहा है। तो ये हम एडम इक्विटी थ्योरी के बारे में बाद में पढ़ेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने अप्रेजल किया हुआ है दोनों थ्योरीज का, रूम की और पॉटर एंड लॉलर की थ्योरीज का। तो पहली चीज तो ये है कि कॉग्निटिव नेचर ऑफ एक्सपेक्टेंसी थ्योरी डज अ गुड जॉब ऑफ कैप्चरिंग द एसेंस ऑफ एनर्जी एक्सपेंडिचर। मतलब कि ये जो थ्योरी है ये एक तरीके से काफ़ी प्रैक्टिकल थ्योरी है जो कि इजीली अप्लाई करी जाती है आजकल के टाइम पे, क्योंकि इन्होंने कॉग्निटिव नेचर है इस थ्योरी की, एक्सपेक्टेशन, परसेप्शन, इन सब चीज़ों की बात करी हुई है। The manager can use this principle to lay out clearly for the subordinates the relation among outcomes. मतलब कि जो मैनेजर्स हैं या जो कंपनी में जो डिसाइड करते हैं रिवॉर्ड वगैरह, जो एचआर डिपार्टमेंट के होते हैं लोग, वो इस थ्योरी को यूज़ करके वो मतलब क्लियरली वो चेक कर सकते हैं कि किस रिवॉर्ड का किस एम्प्लॉय के लिए कितना आउटकम पॉजिटिव होगा, कितना नेगेटिव होगा। तो ये थ्योरी उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है जो जहाँ पे ये रिवॉर्ड वगैरह का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा होता है। व्रूम्स थ्योरी हैज़ प्रोवाइडेड मैनी इंसाइट इनटू वर्क बिहेवियर। वर्क बिहेवियर को लेके भी काफ़ी सारे इसमें इंसाइट हैं, लेकिन कुछ इसके थ्योरी को लेके कुछ डिसएडवांटेजेस भी बताए हुए हैं, जैसे कि एक्सपेक्टेंसी थ्योरीज ऑफ व्रूम एंड ऑफ पॉटर एंड लॉलर आर नॉर्मेटिव मॉडल्स. These models assume that people use rational cognitive processes, carefully calculating expectancy, valence, instrumentality. मतलब ये कह रहे हैं कि ये जो इन्होंने मॉडल बताया इसके अकॉर्डिंग तो लोग हमेशा कैलकुलेशन ही करते रहते हैं कि कितना क्या रिवॉर्ड है, कितना परफॉर्मेंस दिखाना है, कितना एफर्ट लगाना है, जबकि इन रियलिटी लोग इतना ज़्यादा रैशनली कभी भी मेजर नहीं करते हैं चीज़ों को।
तो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग तो लोग जो है वो हमेशा कुछ ना कुछ कैलकुलेशन में ही लगे रहते हैं, जो कि एक्चुअली में होता नहीं है. The theory pays little attention to explaining why an individual values or doesn't value a particular reward. प्लस इसमें ये चीज़ क्लैरिटी से नहीं बताई है कि हम एक रिवॉर्ड को इतनी वैल्यू क्यों देते हैं और दूसरे को क्यों नहीं देते. So these models don't borrow from the concept of need to determine what rewards are valued. The theory has concentrated on the process to such an extent that it ignores the content, the needs of the employees. अब इस थ्योरी में नीड्स की कोई बात नहीं करी हुई है, तो ये 2-3 इसकी थ्योरी के ड्रॉबैक्स हैं कि ये थ्योरी जो है वो लोगों को बहुत ज़्यादा एक रैशनली कैलकुलेटिव ह्यूमन बींग्स की तरह देखती है. प्लस इसमें ये चीज़ नहीं क्लैरिटी से बताई है कि हम एक पर्टिकुलर रिवॉर्ड को ज़्यादा वैल्यू क्यों देते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एडम्स की इक्विटी थ्योरी. थैंक्स फॉर वॉचिंग.